वो चार छोटी मोटी चीजें, एंड देन वी विल मूव टू व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। क्या ख्याल है? ठीक है, चलें फिर आगे हेडिंग दे दें कहीं पे। डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कोई क्वेश्चन आए, लो इनकम इकोनॉमीज या हाई इनकम इकोनॉमीज, तो कभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन हो सकता है। इमर्जिंग इकोनॉमीज, बेसिकली कहानी कहां से शुरू हुई थी? गोल्डमैन सैक एक, बेसिकली तो वो है, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स लेकिन अब बेसिकली कमर्शियल सर्विसेज भी देते हैं। पहले हर चीज डिफरेंट होती थी। मर्केंटाइल बैंक अलहदा होते थे जो कि ये एलसी ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करते थे। कमर्शियल बैंक अलहदा होते थे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक अलहदा होते थे। अब सारे ही मिल चुके हैं। अब एचबीएल है जैसे, वो सारी सर्विसेज दे रहा है आपको। ठीक है, एनीवेज, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं? जो आईपीओ करवाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच वांट टू बिकम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो ये करवाते थे। उसी तरह का एक बैंक है, दो चार बैंक्स हैं बेसिकली। और एसएनपी तो खैर बैंक नहीं है, एसएनपी एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, इसी तरह गोल्डमैन सैक की रेटिंग भी बहुत फेमस है। तो गोल्डमैन सैक ने ये कहा कि 5 इकोनॉमीज हैं जो कि फिलहाल हैं डेवलपिंग, लेकिन वो इस रेट पे ग्रो कर रही हैं कि अगर वो इस तरह ग्रो करती रही तो अगले कुछ डेकेड्स में वो डेवलप्ड बन जाएंगी। उनको नाम दिया गया इमर्जिंग इकोनॉमीज, और उनको एक कोड वर्ड के तौर पे, जो अब आपको पता होना चाहिए क्या है, उनका अब एक ट्रेडिंग ब्लॉक भी इनिशियल स्टेजेस पे बना नहीं है। वो कौन है? ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन ये इसी रेट पे ग्रो करती रही तो ये डेवलप्ड बन सकती हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज। ब्राजील, रशिया, फिर इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये अब उस पे भी, अपनी कॉमन करेंसी पे भी, खैर आज का वही चैप्टर है, लेकिन अभी सिर्फ बातें हो रही। ठीक है, मतलब बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं। अभी हम आज ट्रेडिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा इसके बारे में। अच्छा भाई, छोटा सा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? दैट इज रोल ऑफ आईएमएफ। रोल ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बस बहुत, मतलब आप जिस तरह पता होना चाहिए आपको, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये वो इकोनॉमीज हैं विच आर डेवलप्ड बट कैन बिकम, विच आर डेवलपिंग एंड कैन बिकम डेवलप्ड इफ दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑन द सेम रेट। ठीक है, जिस तरह चाइना ने 11.1% ग्रोथ रेट भी अचीव किया हुआ, विच इज वेरी हाई। अभी भी उसका ग्रोथ रेट 5.45 आया हुआ है, जो कि बहुत अभी मतलब कम है। ठीक है, लेकिन बात यह कि यूएसए सुपर पावर है। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। यूएसए इतना ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकता। ठीक है, यूएसए बहुत ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकता क्योंकि इट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उनका ग्रोथ रेट होता ही कम है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उनका ग्रोथ रेट क्या है? एवरेज कर रहा है 2-3%, इससे ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बल्कि इससे भी कम कभी कभार। इनका एवरेज ग्रोथ रेट 4-5% है, और ये इससे भी ज्यादा 6-7% पे भी जा सकता है। बात समझ आई? बाकी आप खुद अक्लमंद हैं, डू द मैथ। ये जा रहा है स्लो, तो क्या ग्रोथ रेट पाकिस्तान का, मेरा ख्याल से पाकिस्तान का मसला भी है, 1.7% था लास्ट आई थिंक। इस साल का भी आ जाएगा। पाकिस्तान का मसला सर भी है, 4% है। 2% है। 2% सर एक्सपेक्टेड है 2026 फिजिकल ईयर में। 3 या 2, कितना कह रहे हो? 4 4। 4 कोई नहीं है भाई, सर 1.7 जी था। सही कह रहे हैं सर मैं जी, अभी बता रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेड अभी यही बताया बात तो मैं कर फोर रहा हूँ। कर रहे हैं। मैं यही बात अभी कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड इस साल का 26 का होगा 4%। एक तो एक टारगेट ग्रोथ रेट होता है, जरूरी नहीं है वो ग्रोथ रेट हो। दूसरा, पाकिस्तान झूठ भी बोलता है। एक पाकिस्तान ऑफिशियली निकालता है अपना ग्रोथ रेट, फिर जब आप एक आईएमएफ प्रोग्राम में होते हो वो भी निकालते हैं,
और फिर बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल कंसल्टेंसीज होती हैं, रिसर्च फर्म्स होती हैं, वो भी निकालती हैं। तो पाकिस्तान में जैसे सर मूडीज कह रहा है कि 3.7 अचीव होगा इंस्टेड ऑफ 4, लेकिन जो गवर्नमेंट कह रही है वो 4 कह रही है। बड़ा बड़ा ग्रोथ है। और क्या वजह है? अवाम कंजम्पशन। ठीक है, अवाम दाल रोटी भी खाएगी ना तो कंजम्पशन बढ़ेगी। बाकी एक्सपोर्ट है कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में से सिर्फ सी है और जी है, बाकी सब गॉन है। एनीवेज, तो यू कैन डू द मैथ, जब ये क्रॉस करेगा उस दिन है वर्ल्ड वॉर 3, अगर अमेरिका को हजम हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 है। एनीवेज वापस आए, रोल ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का क्या रोल है? आईएमएफ बना है सिर्फ एक चीज के लिए, इसका मेन पर्पस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इन द वर्ल्ड। इट टेक्स money from countries which are in balance of payment surplus and loans it to countries facing balance of payment problems। बात समझ आई? इसके अलावा छोटे मोटे और भी बड़े काम हैं, लेकिन मेजरली इसके अलावा आईएमएफ का डेवलपमेंट के साथ, नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, किसी और चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज वर्ल्ड बैंक, दैट इज यूएन, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। डैम बनाना है, अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया, आईएमएफ डजंट गिव अ डैम। आईएमएफ का ये काम नहीं है। दुनिया में 198 अगर कंट्रीज हैं, ठीक है, कंट्रीज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्ज करें अगर 400 ट्रिलियन का दुनिया में मिला के, हो सकता है सिर्फ 18 कंट्रीज सरप्लस में हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, तो मुझे बता सकते हैं बाकी 180, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, असल में ऐसा नहीं है, 180 कंट्रीज जो हैं उनमें क्या होगा? डेफिसिट होगा। कितने का? 400 ट्रिलियन। डज दिस मेक सेंस? वी पीपल आर ट्रेडिंग, वी 6 पीपल आर ट्रेडिंग बिटवीन अस। हम 6 लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, हर कोई 200 रुपए से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 150 रह जाता है और मेरे पास कितना होगा? बाकी सब 200 है, तो मेरे पास 250 होगा। दुनिया में जितना ट्रेड सरप्लस है उतना ही ट्रेड डेफिसिट भी है, आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं ना हम सारे। उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आईएमएफ बना है, उसके अलावा आईएमएफ का कोई काम नहीं है। और ये जो पैसे हैं ये लोन्ड मनी है, ये वापस भी करना है। Countries which are in surplus, they are in surplus because we are in deficit. Try to understand this. So they would never want कि हम बिल्कुल फारिग हो जाए, bankrupt हो जाए। We are in deficit because we are buying their products. समझ रहे हैं बात को? तो वो लोन देते हैं ताकि हल्का फुल्का चलता रहे, और उनका भी सीन ऑन है इसी में। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? हु रन्स द आईएमएफ? जो पैसे दे रहा है फिर वो रन कर रहा है आईएमएफ को। वैसे तो हर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, इकोनॉमिस्ट है, प्राइवेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकली स्पीकिंग। अब्दुल्ला सलीम, एक मिनट। तो हम क्या करते हैं, उनको जो पैसे दे रहा है फिर वो चलाता है। कौन पैसे दे रहा है? जो दुनिया में सुपर पावर है, फिर वो ही चलाता है। यार ये ना वो हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर ये उसमें बना या नहीं बना, ग्रीनविच रिकॉर्ड, ग्रीनविच नहीं, ग्रीनविच तो वो पैसा है, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स एक जगह थी मेरे ख्याल से, कोई स्विट्जरलैंड में या आई डोंट नो। तो ये खैर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो ब्रेटन वुड में एक मीटिंग हुई थी, उसको ब्रेटन वुड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, या सर्च कीजिएगा गूगल पे।
वहां ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि ये लड़ने मरने से बेहतर है कि हम पीस की कोई बात करें और कुछ ट्रेड की बात करें और इस तरह। तो सबसे पहले ये उसमें यूएन चार्टर हुआ था, ठीक है, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड वगैरह में कई जगह या इस तरह है। उसमें ऑस्लो कहाँ है, स्वीडन में है शायद, इस तरह की कोई जगह थी, एक यूएन ऑस्लो चार्टर हुआ। नॉर्वे में। बस फिर नॉर्वे में हुआ, कोई ऐसी जगह में हुआ, ठीक है, ब्रेटन वुड्स गूगल कर लेना, यूएन बना था। सर ब्रेटन वुड तो वो वाला एग्रीमेंट नहीं था जिसके अंदर कहते हैं डॉलर के बैक पे गोल्ड हटा दिया था। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी, नहीं वो और था, ये इसमें था। फिर आया था गैट 1947 में, गैट एक बना था। गैट एक कॉन्ट्रैक्ट था कुछ कंट्रीज का, हम इसके फाउंडिंग मेंबर थे, बल्कि 48 में शायद बना था, ठीक है, हम इसके फाउंडिंग मेंबर थे। और फिर इसको 1995 में हमने वो बना, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था जिसको WTO कहते हैं। तो ये बेसिकली यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे वर्ल्ड वॉर के बाद ऑफिशियली इनॉग्रेट हुए थे और बने थे और इस तरह चलते थे। एनीवेज वापस आए टॉपिक पे आए, तो IMF का और कोई काम नहीं है, टेक्निकली देख लेते हैं IMF, गूगल कर लेना है, इसमें हो सकता है मेरी मेमोरी भी शेडी होगी, घर जाके देखना। जी जी। सर ये IMF अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं मैनेज करा रहा कंट्रीज का, तो ये लाइक मेजॉरिटी बोर्ड होल्डिंग अमेरिका की क्यों है? दुनिया के सबसे ज्यादा तो डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अमेरिका के, उसको क्यों बैलेंस नहीं ऑफ मैनेज पेमेंट नहीं है, करता? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। सर बैलेंस ऑफ बैलेंस पेमेंट ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी डेफिसिट है ना उसका? नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है। कह रहे ये अमेरिका का डॉलर ट्रेड करेंसी है ना। यस, इन सब बातों का जवाब ये है कि हम डॉलर क्यों ट्रेड करते हैं, डॉलर में क्यों ट्रेड करते हैं, अभी युआन में, जिस तरह अभी युआन बैक ट्रेड होने लगा है, कुछ कंट्रीज कर रही हैं, ठीक है, चाइना को, क्योंकि वो सुपर पावर है भाई, लोग बिलीव करते हैं, लोग मानते हैं, ठीक है, जिस तरह गांव का चौधरी होता है, सारे लोग मानते हैं उसको, किसी तरह उसकी बदमाशी, ठीक है, आई बात समझ में, ये चक्कर है। फाइनेंशियल अकाउंट उसका सरप्लस में है, अब्दुल्ला सलीम, ओके। सर अरब कंट्रीज ने 1970 में अमेरिका से डील की थी कि हम जो है ऑयल डॉलर में भेजेंगे, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो अमेरिका इसी बहाने $1 ट्रिलियन प्रिंट भी कर लेता है और उसकी करेंसी भी वैल्यू बढ़ती है, और सिर्फ अरब को वो उन्होंने बात कहा नहीं है, था सिर्फ वो बात नहीं है, और वो भी उन्होंने क्यों की थी डील, क्योंकि प्रोटेक्शन। बात ये है, वो आप अमेरिका, सारी बात पता है किसकी है, अब बात निकल रही है कहीं और, मैंने आगे सिलेबस चलाना है, बात है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, सारी बात है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी को भी कंट्री को अटैक कर सकता है बहुत थोड़ी देर में। अमेरिका विद इन 20 मिनट्स किसी भी कंट्री को अटैक कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में पूरी दुनिया होती है, साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, साथ और वॉरशिप्स होती हैं, जहाज होते हैं, और अमेरिका के प्लस नेटो के मिला के कोई 21 है, आई बात समझ में, तो 21 हैं, और 4-5 तो आजकल इंडियन ओशन में खड़े। नहीं नहीं, हिट कोई नहीं हुआ, वो हल्का फुल्का खराब हुआ, वो वॉशरूम वाला भी था एक, ये निमिट्स है, JF कैनेडी है, और वो बहुत सारे हैं, उसमें से 4-5 तो आगे पीछे, उसमें भी तो खड़े हैं, साउथ चाइना सी में भी, वहां पे भी खड़े हैं, तो वो समझ रहे हैं, तो ये गेम है सारी। चाइना के पास 3 है, इंडिया के पास 1 है, रशिया के पास 2-3 है, बस दूसरी साइड पे बहुत कम है। एनीवेज किधर लेके सर चले, इंडिया के पास भी दो हैं। इंडिया के पास 1 है और वो फजूल से छोटा है बहुत, वो बहुत फारिग है, और हमारे पास क्या है, सर दो है उनके पास। 2 हैं, अब 2 हो गए होंगे, हमारे पास वो हैं रावल डैम में, देखिए वो पैडल वाली बोट। चलें जी, प्राइमरी एम्स पढ़ लें जल्दी से, प्रोमोट, कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है, बुक शेयर हो रही है ना, यस। Promote international monetary cooperation, facilitate expansion and balance growth of international trade, promote exchange rate stability, assist in multilateral systems of payments to make resources available. Basically कुछ भी नहीं है, वो जो हमने बोल दिया वही है। वर्ल्ड बैंक ऑन दी अदर हैंड क्या है, वो बना है डेवलपमेंट के लिए, वो बना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए।
वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये देखें लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में बने, 189 मेंबर्स आ गए हैं 2019 में, सेट 2 गोल्स टू अचीव, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, वो खैर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही आते हैं, लेकिन इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। मेन पॉवर्टी खत्म करना है, ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली उनका टारगेट था 2050 में क्या कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म करना, वो मेरे ख्याल से 50-20 में भी नहीं होगी जो हालात है, ठीक है। इसको अब $2.3 a डे कहा जाता है, ये पुराना है, ठीक है। आ जाए जी, वर्ल्ड कप 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ लें, IBRDA, ये सारे इस तरह के हैं। चक्कर क्या है, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना, जिसके अंदर वो HIV और एड्स वगैरह है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके नीचे हमें क्या मिल रहा है, व्हाट डू यू कॉल इट, हमारा भाषा डैम। भाषा डैम चाइनीज बना रहे हैं, लेकिन उसकी काफी हद तक फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने भी की है। फिर हमारा वो जो था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो भी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी, ठीक है। और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स काफी चलते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता रहता है। नहीं, ये लोन है, एड है, लोन नहीं है, या सॉफ्ट लोन्स होते हैं या एड होती है ज्यादातर। इनको फंड कौन करता है? इनको भी अमीर लोग करते हैं, सुपर पावर्स करते हैं, ठीक है। वाइडर रीचिंग IMF वर्ल्ड बैंक क्रिटिसाइज इम्पोजिंग वाशिंगटन कंसेंसस, ये ज्यादा खुल के तब आया था, एक कैरी लूगर बिल आया था, ठीक है, ये वॉर ऑन टेरर के दरमियान उन्होंने कहा था अब हम खुल के बात करें, IMF या वर्ल्ड बैंक से पैसे चाहिए तो जो हम कहेंगे वो करो। पहले तो हिडन चलता था ना सब, पीछे पीछे से बैकडोर नेगोशिएशंस करते रहते थे कि भाई हमें भी दे दो, ये काम करो, ये काम करो। अब खुल के चल रहा है काम, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है रीशा। Is it true papers in Dubai are cancelled? Not heard of it, Shamin. Are you in Dubai? वो तो हाँ अप्रैल फूल वाला नहीं। ओहो, चलें, स्टे सेफ एंड होपफुली पेपर्स हो जाए, पाकिस्तान आके दे दें। ना करो यार, चला जाता हूँ। चलें जी, क्या रहेगा, गरीबों को क्या मसला होना है। ग्लोबलाइजेशन, कॉजेज, इंडिकेटर्स, कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके बाद हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स पे आ जाते हैं। चलें जी, आ जाए, हेडिंग दे देते हैं। नया चैप्टर, आखिरी चैप्टर। अच्छा, रिमाइंड मी वन थिंग वी हैव नॉट डन, व्हाट इज दैट? Did we do those expenditure switching and expenditure damping policies? We did, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। चलें देख लेंगे उसको। नया चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यार ये होना एक दिन में चाहिए, हाँ, लेकिन जिस हिसाब से हमने ये आखिरी चैप्टर गप्पे लगा के किए हैं, मुझे लग रहा है 2 क्लासों में होंगे। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? दुनिया में ट्रेड आप इस तरह कर लें कि वन सिंगल इकोनॉमी, द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बिकम वन single unit, it is acting as one single unit, it is called globalization, जिसमें ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाए, इकोनॉमिक बैरियर्स बेसिकली विद इन कंट्रीज खत्म हो जाए। आई बात समझ, दुनिया इकोनॉमी, एक इकोनॉमी बन जाए। आज आपका दिल कर रहा है कि आप ईरानियन पेट्रोल खरीदें तो खरीदें, आज आपका दिल कर रहा है आप फ्रेंच चॉकलेट खाएं तो खाएं, कोई टेंशन नहीं। आज आपका दिल कर रहा है ऐसे घूमते फिरते ड्राइव पे जाएं और काबुल चले जाएं, ठीक है, तो जाएं, कोई टेंशन नहीं। नो इकोनॉमिक बैरियर्स, आई बात समझ में? द इंटायर वर्ल्ड बिकम्स वन सिंगल यूनिट, वन सिंगल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक बैरियर्स खत्म हो जाएं, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएं, और सब पीस में रहें, मजे करें, ट्रेड हो, जो दिल करता है करें। समझ आई? इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। लिखें जी, दिस इज व्हेन
gradually all economic barriers are abolished and the world becomes one single economy. And the world becomes one single इकोनॉमी. दुनिया एक इकोनॉमी बन जाए. और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जारी बात है टेक्नोलॉजी की वजह से. ठीक है. द वर्ल्ड बिकम्स, लिखे डिक्टेट करवा रहा हूं, द वर्ल्ड बिकम्स, हाँ, द वर्ल्ड बिकम्स वन मार्केट. World becomes one market where there is free movement, where there is free movement of not only goods and services, where there is free movement of not only goods and services, rather free movement of resources as well. सर एक बार लाइन रिपीट कर दो. The world becomes one single economy where there is not only free movement of goods and services, rather free movement of resources as well. सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक ये महदूद नहीं है कि क्या चीजें आ रही हैं जा रही हैं. रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. ठीक है. ट्रेडिंग ब्लॉक्स इज वन वे टू अचीव ग्लोबलाइजेशन. और दुनिया में एक ही ट्रेडिंग ब्लॉक है. ट्रेडिंग ब्लॉक्स के 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं. एक ही ट्रेडिंग ब्लॉक है दुनिया का जो कि पूरे 6ठे स्टेप तक पहुंच गया है. और वो क्या है? ईयू, यूरोपियन यूनियन. वो कॉमन मार्केट भी है, वो फ्री ट्रेड एरिया भी है, वो कस्टम यूनियन भी है, वो मॉनेटरी यूनियन भी है, वो इकोनॉमिक यूनियन भी है. ठीक है. आई बात समझ में? उधर जर्मनी में लोग, फ्रांस में लोग रहते हैं, नौकरी कहां करते हैं? जर्मनी में. बुलेट ट्रेन में बैठते हैं, 40 मिनट में जर्मनी पहुंच गए. वहां नौकरी की, वो है भी सस्ता थोड़ा सा. ग्रोसरी भी वहीं से, अंडे डबरोटी भी लिए, शाम को 5 बजे बैठे, 6 बजे अपने घर. फ्रांस में फिर टैक्स भी नहीं होता. किसमें? मैंने पिछली बार आपसे पूछा था, स्मगलिंग में टैक्स क्यों देना होता है? टैक्स कोई टैक्स नहीं, इधर कोई स्मगलिंग नहीं. ड्रग्स की हो सकती है, बाकी और कोई स्मगलिंग नहीं है. वैसे ही फ्री है सब. ले आओ, ले जाओ, कोई टेंशन. करेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स में आएंगे तो करेंगे. बस अगली वही चीज. इज दिस क्लियर? ग्लोबलाइजेशन समझ आई है? रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन करने, क्यों हो रही है ग्लोबलाइजेशन? एक तो डिपेंडेंसी बढ़े, वॉर शॉर्स कम हो, एक ये वजह है. दूसरा वैसी नीड फॉर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. आपका भी दिल चाहता है आप फरारी चलाएं. ठीक है. ट्रेड ना हो तो फिर आप पाकिस्तान में तो गधा गाड़ी चलाएं खाली. सर लेकिन अभी भी वैसे बहुत हद तक ग्लोबलाइजेशन हुई भी नहीं है. नहीं, वो आपको लग रहा है ना. आप सर आजकल सर खा लेकिन सकते जिस हैं. तरह ईरान वॉर से सर लेकिन जिस तरह भी ईरान वॉर से ऑलमोस्ट दुनिया के जो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट्स तो आ रहे हैं. हाँ, उस तरह हुई भी है, लेकिन फिर भी अब आप बताएं ना. आप अफगानिस्तान का अनार खा सकते हैं आजकल? बंद हुआ है. आपके यहाँ आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं? बंद हुआ है. आप गाड़ी खरीद सकते हैं चाइनीज? ठीक है, यहाँ बन रही हैं, लेकिन अगर असली प्राइस पे आप खरीदें, ये जो जापानीज गाड़ियां आ रही हैं, ये ऑल्टो शोल्टो और ये पासो वगैरह, एक्वा, ये 8-8 लाख की गाड़ी है. ये सेकंड हैंड गाड़ियां जापानीज तो वैसे ही थ्रो अवे प्राइसेस पे फेंक देते हैं. ये 8-8 लाख की गाड़ी है. ये तो आपको 40-40 लाख की पड़ रही है. टैरिफ्स लगा के, चले फ्रेट लगा के भी ये 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां नहीं है. समझ आई बात की? ये जो ऑक्शन होती है, आप देखें कभी, जो जापानीज से, जापान से मंगवाते हैं, 2-3 हजार, $2,500 की, $3,500 की, 4, ये सारी ऑल्टो पासो एक्वा शेक्वा इस कीमत की, $5,000 की. समझ रहे? बहुत सस्ती $2,500 की गाड़ी है.
फ्रेट आप लगा लें, चलें $1000 ऊपर और लगा लें, 2000 लगा लें, 4-4000 की गाड़ी है, समझ सर गए। ये इधर मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी क्यों इतनी महंगी है सर, लोकल जो असेंबल होते हैं? लोकल तो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है ना, एएस में पढ़ा था ना, हम तो कभी भी अच्छी और महंगी गाड़ी नहीं बना सकते, सस्ती गाड़ी नहीं बना सकते। गाड़ियां अफगानिस्तान से जलाती थी, गाड़ी अफगानिस्तान से पहुंचती है। ये ऊपर से उज्बेकिस्तान वगैरह से ईरान के थ्रू चैनल स्मगल होती, समझ आई, उधर से आती है, यूरोप वाले साइड रूट से आती, कुछ इधर से जाती है, कंटेनर बंद का बंद स्मगल होता है, इधर से जाता है अफगानिस्तान में, खुलता है फिर इधर आता है, ये चक्कर है। चलें जी, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कॉजेज लिखने हैं तो लिख लें, जरूरत नहीं है वैसे, बुक से देख लें। वन रीजन एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जारी बात है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई है, फोन पे बैठे बैठे आप फोन कर लें, ठीक है, सब कुछ आप मोबाइल ऐप पे पेमेंट सब कुछ हो सकता है, चाइना से सामान आ जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मल्टीनेशनल्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गई है, इतने बड़े बड़े शिप्स हैं और इतना ज्यादा सामान लेके वो आ सकते हैं। डेफिनेटली एग्जाम्स कैंसिल होंगे शामीन, तो ग्रेड इफेक्ट होगा दुबई के अंदर। अब आई एम नॉट श्योर, आर यू अ प्राइवेट कैंडिडेट? यस यू रोट यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट, नहीं यू आर इन स्कूल, तो बस फिर आपके मजे हो गए, एएस की बेसिस पे लग जाएंगे शायद, लेकिन कोई भी आप इसमें ना रहे, आप प्रिपेयर करते रहें, कोई पता नहीं ये सब डी एस्केलेट हो जाए। और मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो कि नहीं होगा, स्कूल्स वैसे खुले हुए हैं या ऑनलाइन चल रहे हैं, ये तो स्कूल आपका बताएगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। फिर हमारे भी पेपर कैंसिल हो सकते हैं। हाँ हमारे भी हो सकते हैं। हमारे, बस आप दुआ करें कि रॉकेट इधर भी कोई गिर जाए, अगर आप चाहते हैं तो 2-4 रॉकेट गिरेंगे तो हो जाएगा कैंसिल। नहीं वो नहीं देंगे, पाकिस्तान के कितने पेपर कैंसिल होते हैं, पिछली दफा 1-2 हुए इंडिया पाकिस्तान की वजह से, बाकी सारे कैंसिल होते हैं। हाँ बहुत नहीं, पिंडी इस्लामाबाद का हुआ था ना कैंसिल, जब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, एक एक आध हुआ था ना, जंग ही 2 दिन की थी। सर 2 दफा खान साहब की वजह से हुआ था। चलें जी आ जाए, शामीन टेंशन ना लें, बस पढ़ें, जो होना होगा हो जाएगा। थर्ड रीजन, रिमूवल ऑफ सम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, ठीक है, कुछ के पास लिमिट है। इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये लिख लें, इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज गुड, इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशो, हेडिंग दे दें इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउ वुड यू नो कि कितनी ग्लोबलाइजेशन हुई भी, एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशो से पता चलेगा। सर आपने एक बात बताई थी कि नीड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो क्या था? वो आपने 2 पॉइंट्स बताए थे। रीजंस, नीड्स नहीं, ओके रीजंस, ओके। reasons of globalization. Exports to GDP ratio, higher the ratio is, the more globalization has occurred. Exports over GDP into 100. फिर हायर क्या होना चाहिए? जितना एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशो हायर होगा, उतना ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होगा, उतना इंटीग्रेटेड होंगी कंट्रीज ग्लोबली। हायर द जीडीपी एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशो, द मोर इंटीग्रेटेड द कंट्रीज आर। लिखें जी एफडीआई टू जीडीपी रेशो, दूसरा लिखें एफडीआई टू जीडीपी रेशो, एफडीआई टू जीडीपी रेशो भी जितना ज्यादा होगा उतना ग्लोबली इंटीग्रेटेड होगी कंट्री। अब आ जाएं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हेडिंग देते जल्दी से, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन on living standards and growth. Impact of globalization on living standards and growth.
तो एफडीआई टू जीडीपी रेशो वाला एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट। जितना एफडीआई टू जीडीपी रेशो ज्यादा होगा उतना मतलब ज्यादा इनफ्लो है आपके अंदर इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उतना ज्यादा आप इंटीग्रेटेड है। लेकिन एफडीआई यूजुअली लोकलाइजेशन के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऐसे टोयोटा ने इधर इन्वेस्ट किया कि भाई इधर चीजें बनी, नहीं नहीं, इंस्टेड कि एफडीआई तो हम उधर फॉरेन से इधर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, जी। जरूरी तो नहीं है कि एफडीआई उसमें पैसा तो बाहर से आ रहा है ना। वट एवर द मेजर इज, जिस मर्जी काम के लिए बाहर से पैसा एंटर किया है पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट तो आई है ना, तो इसका मतलब उतनी ग्लोबलाइजेशन ज्यादा। ओके ओके गॉट इट। वो एफडीआई की वजह से हम ग्लोबलाइजेशन। हाँ, जो भी एफडीआई ने जिधर भी जाना है आया तो है ना, तो जितने आएगा जी उतना ग्लोबलाइजेशन ज्यादा, सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए मार्क्स स्कीम से मेन अच्छा नजर आएगा। फ्लोज ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, डेफिनेशन में ऐड करें मैं कहता हूं। सर क्या लिखे? ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशन के अंदर ऐड करें, ग्लोबलाइजेशन कैन बी seen through flows of good flow of goods, services, flow of goods, services, capital and people between countries. Between countries. ये देखें, कैंडिडेट्स मे कोट फोन, कार मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड फुटबॉल ब्रांड्स, लॉ फर्म्स एज एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है सब कुछ, कि रोल्स रॉयस फिर रही है, चाइना की गाड़ियां आ रही हैं, आईफोन हर जगह बंदा यूज कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड है, नो हाउ है आपको। ठीक है जी। लेकिन ये डेट पहले भी होता होगा। हाँ, डेट तो पहले भी होता होगा हिस्ट्री में, अगर आप तो बस ग्लोबलाइजेशन वहां से शुरू है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से काउंट होनी शुरू होती है? 1700 से। ठीक है, लेट 1700 से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, मॉडर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, पिछली 2 सेंचुरी। तो 2 सेंचुरियों से, लेकिन गेम अभी ऑन हुई है वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, आ जाएं जी, इम्पैक्ट्स पे आ जाएं, बस लिखना शुरू करें। इम्पैक्ट्स पे आए, सबसे पहला लिखें, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीजेस, पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स, पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स, पोटेंशियल ग्रोथ ब्रैकेट में लिखना है। नंबर 2, नंबर 2 लिख लें, ट्रेड इनहैंसमेंट, ट्रेड इनहैंसमेंट। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन, सर आप ग्लोबलाइजेशन। लिख रहे हैं या हमें हमें वो वाला पेज दिख रहा है मार्क्स स्कीम आपको वो वाला? पेज दिख रहा है ये वाला, जो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाएं, बहुत आसान है। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट on an economy must be seen through ADS, must be seen through ADS, injection leakages, multiplier, ADS, injections leakages, multiplier। ठीक है, आगे लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, efficiency increases, productivity increases, efficiency increases, wealth increases। तो वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? इनकम बढ़ेगी तो लोग कमाएंगे फिर। wealth increases,
Higher tax revenues for the government. Higher tax revenues for the government. नेगेटिव्स लिख लें अब दो चार। वही है बेसिकली, एफडीआई और ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड में कोई खास उतना फर्क नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी सर, ये वाला पॉइंट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है नेगेटिव्स में ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेगेटिव इंपैक्ट्स। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ नेगेटिव। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ सकती है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। सर आपने ना एक इनकम डिस्पैरिटी का एक इंडेक्स बताया था, वो उसका नाम क्या था सर? जीनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व। ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। और बताएं नेगेटिव, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटर्नैलिटीज। चले चले स्पीड मारे, अब आप एक्सपर्ट हो गए, मैं तो बोर हो गया हूँ इस चैप्टर से भाई, तंग आ गया हूं। हाँ, exploitation of resources, depletion of resources, exploitation of labor है basically, pollution, externalities। हाँ, वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कवर हो जाएगा ना। सर ये लिख सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज रिसोर्सेज। हाँ, वो जब हम लेबर कर रहे हैं और रिसोर्सेज की भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, जिस तरह ये वो उसमें कर रहे हैं अफ्रीका में, माइनिंग के अंदर कर रहे हैं। सर डीजे कॉन्गो में। हाँ, बस वही एफडीआई वाले ही हैं सारे। हेडिंग दे दें कल के लिए, कल आखिरी चैप्टर है, आखिरी टॉपिक है, विच इज व्हाट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स याद, सर आवाज सर नहीं आ आपकी रही ऑडियो आपकी। चली गई। पेमेंट पेमेंट ले लो। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? जी सर। हाँ जी, तो ग्लोबलाइजेशन, बस मैं बोल रहा था कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स करना है हमने बस कल अगले लेक्चर में, ट्रेड डाइवर्जन एंड सर ट्रेड क्रिएशन। सर इसके कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक पास्ट पेपर में? व्हाट? ग्लोबलाइजेशन